मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। पिछले वीडियो जितने भी हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के संबंध में चर्चा की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप वहां पर उसे देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनके बारे में ध्यान देंगे। Explain the important factors which affect rate or velocity of a chemical reaction। अभिक्रिया की दर या वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा की थी कि समय के सापेक्ष अभिकारकों के सांद्रण में हुई कमी या प्रतिफलों के सांद्रण में हुई वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। The rate of a chemical reaction is defined as the decrease in the concentration of reactants with respect to time or the increase in concentration of products with respect to time। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस अभिक्रिया की दर या वेग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं और ऐसे प्रमुख कारकों के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मात्रा यानी सांद्रण की। और मात्रा किसकी? अभिकारक की, रिएक्टेंट की, सबस्ट्रेट जिसे भी हम लोग कहते हैं। अभिकारक जिसे हम लोग रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट करते हैं, ये रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए हम लोग प्रारंभ से ही लेते हैं। जब तक हम लोग कोई पदार्थ लेंगे नहीं, किसी चीज़ के निर्माण होने की संभावना नहीं। उदाहरण के तौर पे हमें शरबत बनानी है तो बिना कुछ लिए हम लोग शरबत नहीं बना सकते। हमें चाय बनानी है, बिना कुछ लिए हम लोग चाय नहीं बना सकते। कुछ सामग्री हमें आवश्यक होती है। इस रिएक्शंस के लिए भी कुछ न कुछ सामग्री हमें आवश्यक होती है, इसके बाद ही क्रिया संपन्न होती है। और जो सामग्री हम लोग प्रारंभ से लेते हैं उस अभिकारक, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारक है अभिक्रिया की दर या वेग को प्रभावित करने वाला, सांद्रण अर्थात कंसंट्रेशन। सांद्रण में किसका सांद्रण? अभिकारक का सांद्रण, यानी रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट का सांद्रण। जब हम लोग कोई पदार्थ रिएक्शन कराने के लिए लेते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। इस कोलिजन के माध्यम से उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है, और इस बैरियर को रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब तक क्रॉस नहीं करते हमें प्रोडक्ट की प्राप्ति नहीं होती। मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वे आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन करना है यानी आपस में टकराना। ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और ये एनर्जी जैसे ही मैक्सिमम अवस्था पर पहुंचती है वहाँ इंटरमीडिएट निर्मित होता है जो ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाता है। अर्थात मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से इंटरमीडिएट का निर्माण अत्यधिक होगा यदि कोलिजन की मात्रा बढ़ती चली जाए। यदि हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या सांद्रण का मान बढ़ा दें तो ये आपस में होने वाले कोलिजन यानी टक्कर ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। और जैसे ही ये टक्कर बढ़ेंगे कोलिजन बढ़ेंगे, अर्थात कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी प्रति सेकेंड होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रकार से मोर मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट तक पहुंचेंगे और अधिक से अधिक प्रतिफल यानी प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के ज़्यादा मात्रा में लिया जाए यानी उसका कंसंट्रेशन अधिक हो तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। अर्थात मॉलिक्यूल्स की मात्रा यानी सांद्रण का मान हम लोग बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती चली जाती है। अर्थात यदि मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रतिफल मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलिजन इंक्रीज्ड। अर्थात मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के कोलिजन इंक्रीज कर जाते हैं। कैसे ध्यान देंगे? When concentration of reactants are increased, rate of reaction also increases because collision frequency increases and more molecules reaches up to threshold energy and more products are formed। अर्थात यदि अभिकारकों के सांद्रण का मान बढ़ा दिया जाए
तो ऐसी अवस्था में टक्कर आवृत्ति बढ़ जाती है और टक्कर आवृत्ति बढ़ने के कारण अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है ताप यानी टेम्परेचर। हमने चर्चा की कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना आवश्यक होता है। यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अपने से अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो ठीक, यदि ऐसा नहीं होता तो हमें बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, जिसका मान किसी रिएक्शन के लिए शून्य नहीं होता। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे इस काइनेटिक एनर्जी में यदि एक्टिवेशन एनर्जी भी मिल जाए, अर्थात बाहर से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को इंटरमीडिएट तक पहुंचने में मदद मिलेगी, अर्थात एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में मदद मिलेगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अधिक से अधिक थ्रेशोल्ड एनर्जी का निर्माण होगा और अधिक से अधिक प्रतिफल यानी प्रोडक्ट बनेंगे। हायर द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट every 10 degrees C rise in temperature increases the rate twice and sometimes thrice also। अर्थात यदि ताप का मान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रयोग से ऐसा पाया गया कि प्रत्येक 10 डिग्री C ताप के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी और कभी कभी 3 गुनी तक बढ़ जाती है। अर्थात यदि कोई रिएक्शन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न हो रहा है और यदि उस रिएक्शन को हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न कराएं तो ताप का अंतर 10 डिग्री हो गया। ऐसी अवस्था में जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया की दर होगी 25 तक आते आते वो दुगुनी हो जाएगी तथा किसी किसी केस में 3 गुनी तक हो जाती है। तो ताप के बढ़ने से ऐसी कौन सी घटना होती है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है? ताप के बढ़ने पर अभिकारक के अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है और यही कारण है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। When temperature is increased, activation energy of reactant molecules also increases, hence the rate of reaction increases। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है रेट ऑफ रिएक्शन को जो इफेक्ट करता है वह है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। सरफेस एरिया यानी सतह का एरिया। सरफेस का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं, उसे पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। यदि किसी रिएक्शन में सरफेस एरिया का मान रिएक्टेंट के लिए बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अर्थात यदि अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। हायर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऐसा सरफेस एरिया के बढ़ाने पर कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है? उदाहरण के लिए हम लोग एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, करते क्या है उस टुकड़े को हम लोग इंक में डाल देते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। हम लोग पाते हैं कि पूरा चौक का टुकड़ा जो है वो रंगीन नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रंगीन नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि उसी आकार के चौक के दूसरे टुकड़े को हम लोग बारीक पीसते हैं और उसे इंक में डाल देंगे, पूरा वो रंगीन हो जाएगा। कारण क्या था? बारीक पीसने से उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। एक और उदाहरण में देखते हैं। हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी को हम लोग परात में रख देते हैं और 1 लीटर पानी को हम लोग ग्लास में रख देते हैं। दोनों को हम लोग बाहर धूप में रख देते हैं। हम लोग पाते हैं कि परात का जल जल्दी वाष्प बन के फूल गया, वाष्पीकृत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परात में सतह का क्षेत्रफल अधिक हो गया। जब हम लोग बाजार से सब्जी लाते हैं तो सब्जी को बारीक काटते हैं। सब्जी जितनी बारीक कटेगी सब्जी उतनी जल्दी पकेगी, यानी पकने की दर उतनी ही तेज होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सतह के क्षेत्रफल के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच का जो यह कोलिजन है, यह कोलिजन बढ़ जाता है। और तीसरे बार भी हम लोगों ने चर्चा की
कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए हमें इस बैरियर को, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को इस बैरियर को क्रॉस करना होता है, और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में चूंकि इस बैरियर को क्रॉस करना होता है तब जाके प्रतिफल मिलता है। मॉलिक्यूल्स के कोलिजन बढ़ जाते हैं यदि हम लोग सरफेस एरिया का मान बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अर्थात यदि इन कारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने से भी टक्कर आवृत्ति बढ़ती है, और यही कारण है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। When surface area of reactant molecules are increased, the rate of reaction also increases because collision frequency increases. अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रेशर। यदि हम लोग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का मान बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है उनके बीच यह कोलिजन बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमें प्रतिफल की प्राप्ति होगी। तो यदि हम लोग प्रेशर का मान बढ़ा देते हैं तो ऐसी अवस्था में मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, क्योंकि उतना ही अधिक मात्रा में थ्रेशोल्ड एनर्जी निर्मित होगा और उतना ही अधिक मात्रा में प्रतिफल भी हमें प्राप्त होगा। अर्थात यदि किसी अभिक्रिया में हम दाब का मान बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड, the rate of reaction also increases because collision frequency increases. अगला जो हम लोग का महत्वपूर्ण फैक्टर है जो किसी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है वह है रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण, हम लोग विकिरण का प्रभाव भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मॉलिक्यूल्स को इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी तो होती है, लेकिन यदि हम लोग अल्ट्रावायलेट रे में रख दें या फिर इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख दें तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में या फिर पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः ये एनर्जी बैरियर को अधिक से अधिक मात्रा में क्रॉस करते हैं और अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इस रिएक्शन की बात करें H2 + Cl2 → 2HCl, ये रिएक्शन यदि हम लोग अंधेरे में संपन्न कराते हैं तो ये रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन यदि इसी रिएक्शन को हम लोग सनलाइट में संपन्न कराएं तो यह रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो अंधेरे में ये रिएक्शन मंद था, लेकिन जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में इस रिएक्शन को संपन्न कराते हैं यह काफी फास्ट यानी तीव्र हो जाता है, जो दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिली, जो इस काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी बैरियर तक पहुंचने में, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में मदद करती है, और यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अर्थात इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट एक्टिवेशन एनर्जी, hence more and more molecules reaches up to threshold energy and more products are formed. सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक के अणुओं को सक्रिय ऊर्जा मिलती है, और यही कारण है कि अधिक से अधिक अणु जो हैं वह इस बैरियर को क्रॉस करके, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर अधिक से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट। क्या है यह उत्प्रेरक, किसे कहते हैं उत्प्रेरक? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं उसमें खर्च नहीं होता। अर्थात कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन उसमें खर्च नहीं होते। भाग लेते हैं लेकिन खर्च नहीं होते। कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस which increases or decreases the rate of a chemical reaction but not consumed in the reaction। अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन उस अभिक्रिया में वो खर्च नहीं होंगे। भाग लेंगे, खर्च नहीं होते।
इस हिसाब से उत्प्रेरक को हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक वो जो किसी रेट को बढ़ाता है और दूसरा वो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जो किसी रेट को घटाता है। अब हम लोग आते हैं इसे दो भागों में। यदि हम लोग बात करते हैं धन उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट, धन उत्प्रेरक या पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग बात करें इस रिएक्शन की N2 + 3H2 मिलकर के निर्मित करता है 2NH3। इस रिएक्शन में प्लेटिनम एक प्रकार का वो कैटलिस्ट है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। प्लेटिनम के डालने से पहले ये रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे हम लोग प्लेटिनम डालते हैं रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग इस कैटलिस्ट को जो इस रिएक्शन में भाग ले रहा है उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है कि अभिक्रिया का जो रेट है वो बढ़ जाता है। इसे हम लोग इस एनर्जी बैरियर के आधार पर समझ सकते हैं। एनर्जी ग्राफ में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना होता है। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जिस जगह पर पहुंचता था इंटरमीडिएट का जहां निर्माण होता था, इसके लिए जो आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी था उसके वैल्यूएशन को ही यह कम कर देता है। यानी जो इंटरमीडिएट इस एनर्जी लेवल पर जाकर बनता था, एनर्जी ग्राफ में एनर्जी को यह दर्शा रहा है, तो ये इंटरमीडिएट और कम एनर्जी लेवल पर ही स्थापित कर देता है, यानी आवश्यकता को कम कर देता है। यानी बाजार में किसी सामग्री की आवश्यकता कम हो गई, डिमांड कम हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका दर कम हो जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। ये इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा था, यदि यह इंटरमीडिएट यहाँ पर ही निर्मित होने लगे तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुँचने के बाद ही प्रोडक्ट नहीं देते थे वो भी अब प्रोडक्ट देंगे, और यही घटना होती है इस पॉजिटिव कैटलिस्ट के कारण। यानी यह करता क्या है, तो जो आवश्यकता थी से एक्टिवेशन एनर्जी की, उस आवश्यकता को ही कम कर देता है। इस कैसे भी समझ सकते हैं। मान लिया हम लोगों को 100 रुपये की कोई सामग्री खरीदनी थी, कोई परिचित मिल गया, उस सामग्री को हमें और कम रुपए यानी 90 रुपये में खरीदवा दी, तो 100 रुपये में वो सामग्री हम लोग ज़्यादा लेकर के आएंगे। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर, क्योंकि ये इंटरमीडिएट इस एनर्जी लेवल पर निर्मित हो रहा था और इससे कम एनर्जी लेवल पर निर्मित होने लगा इस कैटलिस्ट के कारण, और यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ तक भी पहुँचवा रहे थे वो भी अब प्रतिफल देते हैं। यानी यदि हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। धन उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता को कम कर देता है, अतः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यह अभिक्रिया की कुल ऊर्जा को नहीं कम करता। यानी यदि मान लिया जाए वो सामग्री किसी व्यक्ति को कम दाम पर मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। हाँ, ये हुआ किसी खास कारण से। यहाँ पर भी कुछ खास कारण क्या था, यह पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसिटी, यानी आवश्यकता जो थी, जो आवश्यकता पड़ रही थी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की, उस आवश्यकता को यह कम कर देता है, और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ तक ही पहुँच पा रहे थे वो भी अब प्रतिफल का निर्माण कर लेते हैं, और यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक और प्रकार है कैटलिस्ट का जिसे हम लोग ऋण उत्प्रेरक या निगेटिव कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऋण उत्प्रेरक यानी निगेटिव कैटलिस्ट। ऋण उत्प्रेरक की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सिंपल उदाहरण, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है H2O + हाफ O2। ये रिएक्शन अपने से काफी फास्ट होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 या 2 बूंद ग्लिसरॉल के मिलाने के बाद स्लो रिएक्शन को दर्शाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने से काफी फास्ट ब्रेक करता है H2O में और O2 में, लेकिन 1 या 2 बूंद ग्लिसरॉल मिलाने के बाद ये ब्रेक करने की दर काफ़ी कम हो जाती है, डिकम्पोजिशन की दर काफ़ी कम हो जाती है।
तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव कैटलिस्ट। अब इस निगेटिव कैटलिस्ट के द्वारा ऐसी कौन सी घटना होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है? इसे हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से कुछ ऐसा दर्शा सकते हैं। मान लिया जाए कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये ग्राफ है, एनर्जी बैरियर एनर्जी को दर्शा रहा है, एनर्जी बैरियर यहाँ मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बैरियर के लिए आवश्यक थी। यदि एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता और बढ़ गई, यानी जो इंटरमीडिएट यहाँ पर आकर निर्मित हो रहा था अब वो यहाँ पर निर्मित नहीं होगा, अब वो यहाँ पर आकर निर्मित होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स यहाँ तक भी पहुँच पा रहे थे वो भी प्रतिफल नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को घटा देता है। निगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऋण उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ा देता है, अतः अभिक्रिया की दर घट जाती है। नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द नेसेसिटी एक्टिवेशन एनर्जी। आवश्यकता जो थी वो बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता थी एक सामग्री 100 रुपये मिलती है, हम घर से निकले, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए जो उस सामग्री को हमें 100 से भी अधिक दाम में दिलवाए। कुछ ऐसे दलाल एजेंट के चक्कर में पड़ गए जिन्होंने उस सामग्री को 100 रुपये की सामग्री को 110 115 रुपये मुझे खरीदवा दिया। तो जाहिर सी बात है कि उस 100 रुपये की तुलना में हम 100 रुपये में उस सामग्री को कम लेकर के आएंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ होता है, जो एनर्जी बैरियर यहाँ पर मौजूद था इस कैटलिस्ट के माध्यम से यहाँ पहुँच गया, इंटरमीडिएट अब यहाँ निर्मित होता है, अतः जो मॉलिक्यूल्स यहाँ तक भी पहुँच पा रहे थे वो भी प्रतिफल नहीं देते, अतः अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो यह सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता को काफी बढ़ा देता है और यही कारण है अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। सक्रिय ऊर्जा का बढ़ना और सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता का बढ़ना दोनों दो चीजें। सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन यदि सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई तो अभिक्रिया की दर घटेगी, और यही इस अभिक्रिया के लिए लागू होता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की प्रकृति। नेचर ऑफ जो अधिक क्रियाशील तत्व है तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, जो मंद गति से रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कम क्रियाशील तत्व हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग बात करते हैं, सोडियम पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, NaOH और हाइड्रोजन निर्मित होता है। ये कोल्ड वाटर के साथ ही अभिक्रिया कर लेता है। यदि हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, बैलेंस रिएक्शन यहाँ 2 के रूप में होगा। यह भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लेकिन इसे हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है। यदि हम लोग बात करते हैं आयरन की, तो इन दोनों के कंपैरिजन इसे और अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी वेपर की जरूरत पड़ती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, सोडियम जल के प्रति बहुत अधिक क्रियाशील होता है, अतः यह कोल्ड वाटर से अभिक्रिया कर लेता है, यह अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम सोडियम से जल के प्रति कम क्रियाशील होता है, यही कारण है हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसे अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है और यह गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। जब आयरन की बात करते हैं तो यह वेपर से रिएक्शन करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्योंकि ये इन दोनों की तुलना में जल के प्रति कम क्रियाशील, कम एक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिएक्ट फास्टली एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स रिएक्ट स्लोली। अधिक क्रियाशील तत्व तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, जबकि कम क्रियाशील तत्व मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। इस रिएक्शन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये सभी मेटल्स हैं, सभी जल के साथ रिएक्शन करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सभी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन इन तीनों में सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील है, बहुत अधिक एक्टिव है। यह एक्टिव जल के प्रति और ज़्यादा है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे वो
पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पर मौजूद है, इसके अलावा वह नेचर में किस तरह का आचरण करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोगों में भी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, बिना वजह झगड़ा करते हैं। कुछ लोग गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की तरह या फिर गांधी जी की तरह भी हैं, ऐसावादी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ ऐसा ही तत्वों में भी होता है। और यही कारण है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं तेजी से रिएक्शन करते हैं। बहुत कम शक्ति ऊर्जा की जरूरत पड़ी, इसलिए वो ठंडे पानी से रिएक्शन कर गए और अपना हाइड्रोक्साइड लेने दिया। मैग्नीशियम सोडियम के प्रति कम क्रियाशील था। जब जल से रिएक्शन करता है तो इसे अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है और यह अपना हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हॉट वाटर की आवश्यकता लेता है। हॉट वाटर होने पर रिएक्शन करता है। जब हम लोग बात करते हैं आयरन की दोनों से कम एक्टिव है, कम क्रियाशील है, ऐसी अवस्था में वेपर से रिएक्शन करता है। अब यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं इन दोनों में। तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 100 डिग्री C ताप पर गर्म जल और वाष्प में अधिक जलन किससे होती है? उत्तर होगा वाष्प से। क्यों? उसके पास लैटेंट हीट अधिक होता है। तो इन दोनों की तुलनात्मक रूप से वेपर के पास लैटेंट हीट मौजूद है और यही कारण इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है और इसे अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी क्योंकि आयरन की एक्टिविटी इन दोनों की तुलना में जल के प्रति कम थी। तो अधिक क्रियाशील तत्व तीव्र गति से और कम क्रियाशील तत्व मंद गति से अभिक्रिया